हेलो एवरीवन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस क्या होती है वो देखा है। हमने हेल्थ की डेफिनेशन देख ली है, हमने डिजीज की डेफिनेशन देख ली है, हमने कुछ और टर्मिनोलॉजी जैसे पैथोजन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये पिछली क्लासेस में देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। और मैंने कल आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था कि क्या क्या हमें देखना है, किस पैटर्न पे देखते हैं। उससे पहले हमने बात की थी कि आज हम थोड़ा सा एनसीईआरटी भी रीड करने वाले हैं इस सेगमेंट से रिलेटेड। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या किया था। कल की क्लास में हमने डिजीज की डेफिनेशन देखी थी। डिजीज क्या होता है कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, एक ऑर्गन हो सकता है, एक से ज्यादा ऑर्गन हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है, अगर वो खराब हो, एडवर्सली अफेक्टेड हो और आपको बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स में हमने डिफरेंस देखा था, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डिजीज कंडीशन बोलेंगे। पैथोजन की अगर हम बात करें तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया और उसके बाद जब साइंस एंड सिम्टम्स आए, उनके बीच में जो गैप है दैट इज नॉन एज इंक्यूबेशन पीरियड। ये तीन डेफिनेशन हमने देखी थी। फिर हमने डिजीजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात की थी। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होती है जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें तो वो डिजीजेस जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है, फैटल दोनों हो सकती है। एक एक एग्जांपल हमने देखा था। एक इन्फेक्शियस डिजीज जो डेथ कॉज करती है दैट इज एड्स। ऐसे ही फैटल डिजीजेस में से एक और हमने देखा था कैंसर। तो सीवियरिटी की बात नहीं की थी हमने, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे बात करते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर नहीं हो रहा है तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने कुछ नाम देखे थे। हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो, बट नहीं, इतना आपको डिटेल नहीं जाना है इन डिजीजेस पे, पर एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। और ये आपको पता होना ही चाहिए कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ये ऑप्शंस में कई बार आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली प्रोटोजोन डिजीजेस थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मलेरिया हो गया, अमीबियासिस तो हमारे डिटेल में है ही। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, लेशमानियासिस भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कई बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस एड्स के अंदर दे रखा है कि अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है, जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस डिजीज को टॉक्सोप्लाज्मोसिस बोलेंगे। वो प्रोटोजोन डिजीज है, आप एड्स वाले सेगमेंट में इसको देख सकते हैं। इसके अलावा वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, ये चार तो हमें डिटेल में पढ़नी ही है, स्पेशली एड्स को अलग से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कोरोना कोविड के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, रेबीज, रूबेला, मम्स, मीजल्स, इबोला, सार्स, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। येलो फीवर, ये बस इतना याद रख लीजिए कि ये डिजीज होती है। ठीक है, पैथोजन, सिम्टम्स वो सब नहीं याद करना है। क्लियर? नहीं नहीं, डिटेल की अगर हम बात करें बच्चा, तो डिटेल की हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पता होगा तो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर पाएंगे। बैक्टीरियल डिजीज में टाइफॉइड और न्यूमोनिया की आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा प्लेग, डिप्टीरिया, वूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा और टिटनस। टिटनस कई बार टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी बेसिकली हम बात करते हैं, वो टिटनाई के साथ वहां पे लोकोमोशन के साथ ऑप्शंस में आपको मिल जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार हम यहां तक की एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, उसके बाद डिजीज की बात करेंगे कि हेल्थ क्या होती है, कैसे काम करती है, उस पर बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज considered as state of body and mind where there was a balance of certain humors। और humors का मतलब क्या होता है हमने देख लिया है, बॉडी फ्लूइड। और ये जो बात की जा रही है, ये किसकी बात की जा रही है? ये जो हाइपोथेसिस यहां पे मेंशन किया गया है दैट इज नॉन एज, हमने बात की थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ये क्या है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर रहा है। और उसके अकॉर्डिंग अगर ये बैलेंस है तो आप हेल्दी है, अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप डिजीज कंडीशन में हैं। इसमें कौन कौन बिलीव करता था? दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन asserted। It was thought that the person with a black bile, ब्लैक बाइल के बारे में हमने बात की थी, हमने येलो बाइल देखा है, हमने ह्यूमर देखा है, हमने फ्लेम की बात की है, तो बॉडी फ्लूइड्स को हमने समझने की थोड़ी सी कोशिश की थी। बिलोंग टू द हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स।
दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। ये आइडिया कैसे आया है? प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट का मतलब होगा ऐसा अगर होता है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर ब्लैक बाइल है तो उस पर्सन को फीवर होगा। बट हमने बात की, फिर एक साइंटिस्ट को डिस्कस किया था, विलियम हार्वे। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वी यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फ्रॉग को, हार्ट को पढ़ा, वॉल्स को पढ़ा, क्वांटिफिकेशन ऑफ ब्लड, बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने बताया। एंड सेकेंड पॉइंट जो है, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन persons with black bile using thermometer disprove the good humor hypothesis of health। तो हाइपोथेसिस यहां दी गई है, डिस्प्रूव यहां पे इन्होंने पहली बार टर्मिनोलॉजी यूज की है। तो ये पूरा पैराग्राफ किससे रिलेटेड है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। आपको एनसीईआरटी, जब कुछ बच्चों का ये होता है कि हम एनसीईआरटी में ही मार्क कर रहे हैं, तो फिर आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कौन सी चीज कहां लिखी गई है। तो ये पूरा जो पैरा है वो किस चीज को बता रहा है बच्चा? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या होती है वो बताया गया है कि शुरू की 2-3 लाइन में। उसके बाद ये बताया गया है कि इसके सपोर्टर्स कौन थे, इसका कॉन्सेप्ट क्या था ब्लैक बाइल वाला, उसके बाद किसने इसको डिस्प्रूव किया। तो सब हाइपोथेसिस क्या है, सपोर्टर्स कौन है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, और कैसे हमने इसको डिस्प्रूव कर दिया, ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू, हमने जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे आपके दो सिस्टम होते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एक किसको कंट्रोल करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम। आप या फिर आप देखोगे बाकी जितने भी सिस्टम है सबको ये दो सिस्टम ही कंट्रोल करते हैं। इसीलिए फिजियोलॉजी में हर चैप्टर, चाहे आप ब्रीदिंग की बात कर ले, चाहे आप सर्कुलेशन की बात कर ले, चाहे आप एक्सक्रीशन की बात कर ले, लोकोमोशन की बात कर ले, हर जगह आपको लास्ट में एक सेगमेंट दिया गया है जहां पे इंपैक्ट या रेगुलेशन बताया गया है। वहां पे दोनों तरह के रेगुलेशंस की हम बात करते हैं, न्यूरल और एंडोक्राइन। हाँ, कुछ कुछ जगह आपका एंडोक्राइन इतना डिटेल में नहीं मेंशन है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना दैट आवर इम्यून सिस्टम। तो एक और ऐसा जो सिस्टम होता है जो हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है, दैट इज इम्यून सिस्टम, वो भी यहीं से रेगुलेट। दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, hence mind and mental state can affect our health। of course health is affected by, कैसे कैसे अफेक्ट होती है? 3 फैक्टर्स हमने देखे थे। पहला फैक्टर था जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि ऐसी डिजीजेस जो आपको बाय बर्थ मिली है उससे आपकी हेल्थ ऑफ कोर्स अफेक्टेड होगी। अगर जीन्स अच्छे हैं, डिजीज के चांसेस कम है, तो आप ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। deficiencies with which a child is born or deficiency or defects which the child inherit from parents from birth। अच्छा, इस चीज पे बात ही करें तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एड्स से रिलेटेड। एड्स कॉन्जेनाइटल डिजीजेस नहीं है। कॉन्जेनाइटल का मतलब ये होता है कि ऐसी डिजीजेस जो बाय बर्थ हो रही है, उसको जेनाइटल ऑर्गन से रिलेट करके नहीं करना है। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है? ऐसी डिजीजेस जो बाय बर्थ हो रही है। एड्स बाय बर्थ नहीं होता है। जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए इतना याद रख लीजिएगा, चाहे वो मदर एचआईवी इन्फेक्टेड हो, फीटस को एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, पर एड्स नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक की पॉइंट है। इसके अलावा इन्फेक्शन बात करेंगे, जितना आपका हाइजीन अच्छा है, इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही मिनिमम। और थर्ड पॉइंट लाइफ स्टाइल। 3 पॉइंट्स हमने देखे थे। फर्स्ट हमने बात की थी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, फिर हमने लाइफस्टाइल की, और थर्ड पॉइंट इज बेसिकली लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या क्या इंक्लूड है? फूड एंड वाटर, ये जो आप कंज्यूम कर रहे हो। इसके अलावा रेस्ट, एक्सरसाइज और हैबिट्स, जो हमारे पास है या फिर जो हमारे पास नहीं है। दोनों की बात हमने ये शुरू की कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया था, तो ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया। इसके बाद हमने हेल्थ को डिफाइन किया था, तो यहाँ पे भी हमने हेल्थ को पहले डिफाइन कर लिया था, इसमें थोड़ा सा बाद में किया गया है। हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? तो डेफिनेशन क्या है? Health does not simply mean absence of disease or
फिजिकल फिटनेस की, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं करनी है हमें, फिजिकल, मेंटल और बायोलॉजिकल, सॉरी फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों चीजों की बात करनी है। वो इतनी बार आदत पड़ जाती है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल बोलने की कि वो ही निकलता है। इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, दूसरा मेंटल और तीसरा सोशल वेलबींग। और हमने ये डिस्कस किया कि हर एक का क्या एस्पेक्ट है, क्या फर्क पड़ता है। हम जनरली फिजिकल डिजीजेस पे यहाँ पे इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। फायदा क्या होगा? व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, ज्यादा काम कर पाएंगे। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल, ज्यादा जिएंगे तो बेसिकली जो, और इसके अलावा रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, इसको भी हमने काफी हद तक कम कर लिया है आपके जो बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो ये हमने ओवरऑल हेल्थ पे बात की थी। फिर मैंने आप लोगों को एक सेगमेंट लिखाया था कि कैसे हम अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। 8-9 पॉइंट्स पे हमने बात की थी कि बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा। तो वो नेक्स्ट सेगमेंट में हमें यहां मेंशन किया गया है सारा। आइए देखते हैं। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब क्लियर है कि सारी चीजें होनी चाहिए और क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है पर उसमें क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी बिल्कुल ही नहीं है, क्वांटिटी भी कम है। तो क्वांटिटी कम होगी तो प्रॉब्लम करेगा ही, पर अगर उसमें क्वालिटी नहीं है या एक ही तरह का आप फूड कंज्यूम कर रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी को सारे मिनरल, सारे विटामिन, बहुत सारी वैरायटी चाहिए होती है। पर्सनल हाइजीन जितना मेंटेन करोगे इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही रिड्यूस कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो वो भी ठीक रहेगा। आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। इसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है? योगा, दोनों तरह से। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरिएबल टू अचीव फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन वगैरह बहुत सारे करते हैं ताकि मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। इसके अलावा इस चैप्टर में मेनली हम किस पे बात करेंगे? अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस। और क्या किया जा सकता है? वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी में, अगेंस्ट इंफेक्शियस डिजीजेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स and maintenance of hygiene in food and water reservoir are necessary for achieving good health. उसके बाद जो हमने बात की थी कि डिजीज क्या होती है उसको डिफाइन किया गया है, पैथोजन क्या होता है, हमने एक टॉपिक और देखा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। उसके बाद डिजीजेस की जो टाइप है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। हम उसको देख लेते हैं। When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, मतलब ढंग से काम नहीं कर रहे, नेगेटिव इंपैक्ट, एडवर्सली अफेक्टेड है, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, we have a disease. Diseases can be broadly grouped into इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। डिजीजेस व्हिच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। Infectious diseases are very common and every one of us suffer from these at some time or other. Some of the infectious diseases like एड्स, तो यहां बताने का लॉजिक ये है कि इन्फेक्शियस भी फैटल हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस भी फैटल हो सकती है, दोनों में डेथ हो सकती है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल। अमॉन्ग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, जिसको हम इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले। आइए हम जब देखते हैं
फिर मैंने आपको एक कैटेगरी, एक चार्ट बनवाया था कि कौन सी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है। तो ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो पैथोजन को डिफाइन करता है और उस चार्ट के बारे में बात करेगा कि अलग अलग ग्रुप से आपको डिजीजेस हो सकती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले, ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू, किस किस ग्रुप से बिलोंग कर सकता है? बैक्टीरिया, वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई हो सकती है, प्रोटोजोन हो सकता है, और हेलमिंथ्स हो सकते हैं। ये हमने बात की थी, यही 5 कैटेगरीज हमने डिस्कस किए। तो इन 5 कैटेगरी जनरली पे हम सिलेबस में बात करेंगे। कुड कॉज डिजीजेज इन मैन। अच्छा, एक चीज और कि आप लोग क्या कीजिएगा, जो आपका एसटीडी वाला सेगमेंट है, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वाला जो सेगमेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वहां पे भी कुछ डिजीजेस आपको मेंशन की गई है। तो जो टेबल मैंने आपको बनवाई है, जो फ्लो चार्ट मैंने बनवाया है बैक्टीरियल डिजीजेस का, वायरस डिजीजेस का, उसके साथ साथ वो डिजीजेस भी यहीं पे एक बार मेंशन कर लीजिएगा। उससे एडवांटेज क्या होगा, जब आपके पास क्वेश्चन में आएगा तो आपको थोड़ा सा सॉर्टिंग अगर डाटा की है, देखो डाटा जितना सॉर्टेड है, डाटा जितना एनालाइज है, डाटा एनालिस्ट की बात करते हैं आजकल, डाटा साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो डाटा जितना सॉर्टेड है, याद करना उतना ही इजी रहता है। तो आप वो चीज भी अगर यहाँ मेंशन कर लोगे तो थोड़ा सा और इजी रहेगा। अगर आप, तो कई बार हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चैप्टर से इंफॉर्मेशन रिलेट करके पूछता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, या फिर अगर हम ये देखें तो टाइम जो है, जो क्वेश्चन में आपका टाइम लग रहा है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे मेंशन कर लेंगे हम, तो वो भी बहुत डिटेल नहीं, सिम्टम्स वगैरह वो सब नहीं, सिर्फ कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। चलिए वापस हम इस पे बात करते हैं। कुड कॉज डिजीज इन में, सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे हम? पैथोजेंस बोलेंगे। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजेंस, कि बहुत सारे पैरासाइट्स जो है वो क्या है? पैथोजेंस है। अब पैरासाइटिज्म को अगर हम समझे, जस्ट अ मिनट, तो आप ये देखिए, किसी को पैरासाइट तब बोलेंगे जब उसको दो चीजें, स्पेस और फूड मिल रहा है होस्ट से। तो पैरासाइटिज्म एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, जिसमें पैरासाइट को तो फायदा होता है, होस्ट को लॉस हो रहा है। पैरासाइट को फायदा क्या होता है? उसको फूड मिल रहा है और स्पेस मिल रहा है, और इसीलिए पैरासाइट जो होता है वो क्या होता है? होस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अडेप्ट कर जाता है। पैरासाइट क्या होता है? होस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अडेप्ट कर लेगा। ये हम पैरासाइटिज्म में जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे भी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे अभी बहुत डिटेल में इस पे नहीं जा रहा। एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम, तो स्पेस भी मिल गया और वहां से फूड ले रहे। अब अडेप्टेशंस भी होने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर सपोज कीजिए साल्मोनेला टाइफी है और वो कंटामिनेटेड फूड से अंदर जा रहा है, एक एग्जांपल हम बात करते हैं साल्मोनेला टाइफी की, अगर वो कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू इंजेक्शन ले रहा हूं मैं, उसको अंदर की तरफ इनहेल कर रहा हूं, तो वो जब ओरल रूट से जाएगा तो उसको स्लाइवा से भी, स्लाइवा में लाइसोजाइम है, उससे बचना पड़ेगा। इनफैक्ट स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में मेरे पास क्या है? HCl है, जिसकी पीएच बहुत लो है, बेसिकली 1 पीएच या 1.8 पीएच के आसपास, हम बात 1.5 टू 1.8 पीएच के आसपास बात करें, तो उसके पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो उस हार्श पीएच को बर्दाश्त कर सके। इसीलिए आपने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी होगी, अभी सेल पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपने वहां पढ़ा होगा कि जो आपका बाहर वाला एनवलप है उसमें ग्लाइकोकाइलेक्स जो है वो कैप्सूल भी हो सकता है, स्लाइम लेयर भी हो सकता है। तो कैप्सूल कहां मिलता है? आपने पढ़ा होगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पैथोजन अगर मेरे इंटेस्टाइन में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग वॉल की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग कैप्सूल की जरूरत है, ताकि वो स्टोमक की एसिडिक पीएच को टॉलरेट कर सके। इस तरह के कुछ एडेप्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं। एक एडेप्टेशन जब हम डिस्कस करते हैं कि इनके पास बेसिकली हुक्स और सकर होते हैं। हुक्स और सकर क्यों? क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट करना नहीं है, सीधा बना बनाया एब्जॉर्ब लेना है, तो होस्ट के साथ अटैच करने के लिए इसके पास हुक या सकर्स मिलेंगे, ताकि सकर्स बेसिक हुक होस्ट के साथ अटैच करके रहने के लिए, सकर्स बना बनाया खाना डाइजेस्टेड फूड को सीधा एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ऑर्गेनिजम्स में डेवलप नहीं होता है,
बल्कि ये जो एनर्जी बचती है इस एनर्जी को कहाँ यूज करेंगे, ये रिप्रोडक्शन में। तो जनरली हम जब इकोलॉजी डिस्कस करेंगे तो ये 4 टॉपिक्स पे हम बात करते हैं कि क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं। तो एक अडेप्टेशन हम देखते हैं कि हुक्स या सकर मिलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं डेवलप होता है, इसके अलावा हार्श कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए जैसे कैप्सूल की बात कर ली, इसके अलावा जो एनर्जी है वो कहां लगाएंगे, फिर रिप्रोडक्शन में लगाएंगे। कुछ यहां पे भी मेंशन है जैसे द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। पैथोजन है हमारी बॉडी में कई तरीके से एंटर कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेजेस। हमारी स्ट्रक्चर भी बदल सकती है और फंक्शन भी बदल सकते हैं क्योंकि उस ऑर्गन को, बट पैथोजन को क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर अडेप्ट करना पड़ेगा। द पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। अगर इंटेस्टाइन में रहना है तो उस तरह की एनवायरमेंट में रहना पड़ेगा, लंग्स में रहना है तो अलग एनवायरमेंट, लिवर में इंफेक्शन करना है तो अलग एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द पैथोजन दैट एंटर द गट मस्ट नो ए वे टू सर्वाइव इन द स्टोमक एट लो पीएच। उसके लिए जनरली उसके पास क्या देखने को मिलता है, कैप्सूल देखने को मिलता है। रजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, अदरवाइज क्या होगा, जो हमारे पेप्टिडेज वगैरह हैं स्टोमक में, प्रोटीजेस जो होते हैं वो इसको तोड़ देंगे तो ये वहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा। उससे बचने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। ए फ्यू अब ना नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या किया गया है यहाँ पे। A few representative members from different group of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described। जो एक साथ ही दी गई है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब वन बाय वन हम डिजीजेस पे बात करने वाले हैं। ये डिजीजेस आपको याद रखनी है, मैं एक दो आपको मेथड बता देता हूं, उसके बाद हम एनसीईआरटी रीड करेंगे और आपको उस पैटर्न में लिखना है और याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न आई गेस मैंने कल भी आपको बताया था, हाँ ये पैटर्न मैंने बताया था, पर एक डिजीज को मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद हम वापस आके बात करेंगे। चलिए तो फर्स्ट डिजीज जो हम देख रहे हैं दैट इज टाइफॉइड फीवर। फर्स्ट डिजीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है, टाइफॉइड फीवर। सबसे पहला पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे हर डिजीज में, किसका पैथोजन क्या है। टाइफॉइड फीवर जो होता है वो किससे होता है, आप सबको पता है, साल्मोनेला टाइफी से। टाइफॉइड फीवर किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफी लिखा है, टाइफी म्यूरियम नहीं लिखा है, वो अलग है, उससे अलग डिजीज होती है, वो नहीं पढ़नी है। जो बायोटेक्नोलॉजी में हम टाइफी म्यूरियम की वगैरह की बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफी लिखा है, टाइफी म्यूरियम नहीं लिखा है। पहली चीज तो कीवर्ड जो हमें याद रखना है, ठीक है। टाइफॉइड फीवर के लिए किसकी बात की है, साल्मोनेला टाइफी की बात की है। दूसरी चीज जो आपको हर एक पैथोजन के साथ मेंशन करना है कि वो क्या है, वो एक बैक्टीरिया है। ये इसलिए कि कई बार 4 ऑप्शन आ गए कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है, इनमें से कौन सी प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज है, तो वहां पे आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो हमने क्या बात की है, फर्स्ट साल्मोनेला टाइफी की, जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। अब दूसरा पॉइंट जो हमने देखा था क्या डिस्कस करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर अफेक्टेड ऑर्गन, फिर सिम्टम्स। ऐसे ही हमें बात करनी है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ इन्फेक्शन बोल सकते हैं आप, कि कैसे इन्फेक्ट करेगा। ये इन्फेक्ट करता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू
कंटामिनेटेड फूड एंड कैसे इन्फेक्ट करता है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्लियर ये चीज? फिर हमने बात की तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपका फूड है वो और जो वाटर है, हमने बात की थी अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा। आपका जो वाटर है वो प्योर होना चाहिए, फूड जो है वो प्योर होना चाहिए। इसीलिए स्ट्रीट फूड वगैरह कंज्यूम करे तो थोड़ा सा देख के करे। और एक कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर आपको पता चला कि आपने कहीं कुछ खाया और आप बीमार हुए, फिर कुछ दिन बाद आपने वापस से वहां खाया और फिर बीमार हुए, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा वहां फूड कंज्यूम नहीं करना है हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा हाइजीन का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफेक्टेड ऑर्गन। अब देखो अफेक्टेड ऑर्गन में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पर्टिकुलर एक ऑर्गन, तो ये अफेक्टेड ऑर्गन वाला जो पॉइंट मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूं वो इस एस्पेक्ट में लिखवा रहा हूं कि अगर बाय चांस सिम्टम्स के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कोई डिजीज जो क्वेश्चन में पूछी गई है, तो कई बार अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो क्लियर कट डिवीजन दे देता है, आपको बहुत सॉर्टेड आंसर मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं टाइफॉइड की, तो टाइफॉइड में अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। टाइफॉइड में अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात करूंगा। यही अगर मैं अमीबियासिस की बात करूं, अच्छा एक चीज और जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं आपको मेंशन करवा देता हूं कि ये जो डिजीजेस है इसमें मैंने आपको अमीबिक डाइजेंट्री लिखवाया है। अगर अमीबिक डाइजेंट्री पूछे तो आंसर क्या देंगे बच्चा? प्रोटोजोन डिजीज है। अगर सिर्फ डाइजेंट्री लिख दे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैक्टीरियल डिजीज, सीजेला की वजह से। अगर हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं, पर फिर भी क्या याद रखना है, अगर प्रोटोजोन तो अमीबिक डाइजेंट्री, डायरिया की बात करेंगे, सीवियर डायरिया की, तो बेसिकली सिम्टम्स और आपको पूरा नाम भी ध्यान रखना है। डाइजेंट्री पूछे तो बैक्टीरियल डिजीज। चलिए, तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन की। ऐसे ही अमीबियासिस जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें मेंशन किया गया लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे ही अगर पूछे लोअर लिम्फेटिक वेसल्स तो वो एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस की बात कर रहा है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर नोज की बात करें तो कॉमन कोल्ड की बात कर रहा है, पर लंग्स की बात कर रहा है तो वो न्यूमोनिया को डिस्कस कर रहा है। तो इस तरह की चीजें भी हमें थोड़ा सा एक आइडिया रखना पड़ेगा। तो हमने बात की स्मॉल इंटेस्टाइन होगा या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली होगा, उसके अलावा ट्रांसमिट टू अदर ऑर्गन्स, टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। कि ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन्स तक पहुंच सकता है, वहां पे भी इंपैक्ट आ सकते हैं, बट मेन या मेजोरिटी में आप किसकी बात करोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ट्रांसमिटेड टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड की बात करने वाले। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी टेबल में। नेक्स्ट क्या बात करेंगे? सिम्टम्स। अब सिम्टम्स के लिए मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा कि आप नंबर के साथ लिखे ताकि थोड़ा सा आइडिया रह जाए कि हमने सारे सिम्टम्स कवर कर लिए हैं, याद करना थोड़ा सा इजी हो जाए। पहला सिम्टम अगर हम देखें तो यहां पे मेंशन किया गया है सस्टेन्ड हाई फीवर। सिम्टम क्या मेंशन किया गया है? सस्टेन्ड हाई फीवर, कि जो फीवर है वो लगातार बना रहेगा और तेज फीवर रहेगा। दैट इज 39 से, या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ये तो पता होगा कि नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। फिर कभी हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्यों हम मेंटेन रख पा रहे हैं, क्यों हम इतने सक्सेसफुल है, वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सिम्टम्स देख लेते हैं एक बार। सस्टेन हाई फीवर की बात कर रहे हैं कि लगातार जो फीवर है वो बना रहेगा,
इसके अलावा इतना फीवर रहेगा तो वीकनेस होगी, और एक हम बात करें हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, हेडेक। इसके अलावा अगर सिम्टम्स की और बात करें, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा आपको, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, और लॉस ऑफ एपेटाइट, की भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां हमने कुछ सिम्टम्स की बात की है। अब इतने ही सिम्टम्स याद रखने हैं, लिखने को आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, बट हमने क्या बोला, एनसीईआरटी में जितने सिम्टम्स मेंशन है हम उतने ही सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने क्या बात की सिम्टम्स में, सस्टेन हाई फीवर 39 to 40 डिग्री, वीकनेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट की बात करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि सीवियर केसेस में क्या करना है। बेसिकली सीवियर केस में यहां पे क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो गए हैं। अगर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे तो जो कंटेंट है वो कांटेक्ट में आएगा, बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट इंट्रासेलुलर कंटेंट के कांटेक्ट में आएगा, सेल बस्ट कर जाएगी, उससे डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन। और इसकी वजह से मे कॉज डेथ। यहां पे हम बात करेंगे सीवियर केसेस में क्या होता है, इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे जिसकी वजह से सेल बस्ट कर सकती है और डेथ हो सकती है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए बाकी डिजीजेस में मेंशन नहीं है, कुछ ही डिजीजेस में मेंशन है, तो वो एक एडिशनल पॉइंट हमें याद रखना है। और ये अगर आप पेपर देखें 2011 से लेके अब तक तो 2 से 3 बार, आई गेस 3 बार से ज्यादा बार पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए। टाइफाइड फीवर के लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज विडाल टेस्ट। ये बेसिकली टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए किया जाता है, तो ये टेस्ट भी आपको याद रखना है। अब बाकी डिजीजेस के टेस्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, या फिर एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रही है, तो उन पे हम इतना डिटेल में बात करने वाले भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, विडाल। क्लियर। तो ये एक पैटर्न हमने बनाया है कि किस तरीके से ये कॉमन डिजीजेस आपको 8 से 10 डिजीजेस दे रखी है। ये जो आपको डिजीज दे रखी है, टाइफाइड, न्यूमोनिया, प्लेग, डिप्टी, इसमें से बेसिकली टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, अमीबियासिस, रिंगवॉर्म, एस्केरियासिस, फिलेरियासिस, इसको हम किस पैटर्न पे फॉलो करने वाले हैं, किस पैटर्न पे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका एक पैटर्न रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स तैयार करने हैं। हम एनसीईआरटी या फिर ऐसे ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आइए एक बार मैं वापस से बता देता हूं। सबसे पहले जैसे हम बात करें टाइफाइड फीवर की, तो फर्स्ट जो हमने देखा टाइफाइड फीवर में हम पैथोजन क्या देखेंगे, साल्मोनेला टाइफी। ऐसे ही अगर सपोज करो न्यूमोनिया की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और वो दोनों क्या है, बैक्टीरिया है, ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो जब हम न्यूमोनिया की बात करेंगे तो न्यूमोनिया में हम क्या देखेंगे, थ्रू ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स जो इन्फेक्टेड पर्सन रिलीज करता है। अब वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप तक पहुंच सकते हैं, या फिर अगर आप क्लोज प्रोक्सिमिटी में है तो जब स्नीजिंग होती है तो डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अफेक्टेड ऑर्गन, अब न्यूमोनिया में अफेक्टेड के ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये डिफरेंशिएट करके याद करना बहुत ईजी हो जाता है। सिम्टम्स थोड़े से फोकस करना पड़ेगा। न्यूमोनिया में जैसे हम बात करेंगे
फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक की बात करेंगे। इसके अलावा वहां के सीवियर केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है कि बेसिकली अगर लंग्स में फ्लूइड फिल हो गया तो रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गई तो टर्मिनल पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो जो फिंगर टिप्स है, लिप्स है, वो क्या हो जाएंगे, ब्लू टू ग्रेइश कलर के आपको दिखाई देते हैं। टेस्ट एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में बात करेंगे, मैरी मेलोन या टाइफॉइड मैरी की। यहां हमें क्या और डिस्कस करना है, टाइफॉइड मैरी के बारे में भी डिस्कस करना है। टाइफॉइड मैरी या फिर मैरी मेलोन, बेसिकली मैरी मेलोन कुक थी और वो टाइफाइड कैरियर थी। बेसिकली उनको खुद को ज्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे थे या फिर खुद की डेथ नहीं हुई, खुद को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा था, बट वो क्या थी, कुक थी और उन्होंने हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तो जब भी वो फूड प्रिपेयर करती थी तो कफिंग या फिर इस तरीके से चीजों से जो या फिर उनकी बॉडी से जो टाइफाइड के बैक्टीरिया थे वो फूड में ट्रांसमिट हो रहे थे और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे थे। इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, मैरी मेलोन का नाम क्या, निकनेम क्या दिया गया, टाइफाइड मैरी। और यहां ये सब मेंशन करने का बेसिकली लॉजिक ये है कि जब आप बाहर कहीं खाना वाना खा रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं या घर पे भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आजकल नाउअडेज बहुत सारे इंसिडेंट्स आप देखते हैं कि जहां इस तरह की चीजें मेंटेन नहीं हो पा रही, तो मेंटेन नहीं हो रहा पा रही तो आपको इस तरह की डिजीज हो सकती है जिससे आपकी डेथ तक हो सकती है। और टाइफाइड जो मैरी मेलोन है उसके लिए भी बोला जाता है कि जब उन्होंने कुकिंग किया तो उनकी कुकिंग की वजह से, उनका बनाया हुआ खाना खाने से कुछ लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव किसी एक इंडिविजुअल के बारे में आपको उसकी लाइफ हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ये ध्यान रखें कि हमें जो हमारा फूड और वाटर है वो हाइजीन मेंटेन है या नहीं है, वो क्लीन है या नहीं है। आइए एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी या फिर ये जो पैरा दिया गया है यहां पे किसकी बात की गई है, टाइफाइड के बारे में बात की गई है। साल्मोनेला टाइफी, टाइफी म्यूजियम नहीं, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। इज ए पैथोजेनिक, क्या है ये, बैक्टीरिया है। ये क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। विच कॉज डिजीज कौन सी है, टाइफॉइड फीवर। डिजीज का नाम क्या है, टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग। These pathogens generally enter the small intestine. Affected organ क्या है, small intestine, और वहां से कहा जाएगा अदर बॉडी पार्ट में। थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। अदर ऑर्गन्स तक जा सकता है पर मेन टारगेट साइट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद सिम्टम्स मेंशन किए गए हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा दिक्कत होती है शुरू शुरू में, पर एक दो बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सस्टेन्ड हाई फीवर, लगातार हाई फीवर बना रहेगा, कितना, 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड सिम्टम वीकनेस, इतना हाई फीवर रहेगा तो वीकनेस आएगी। इसके अलावा स्टमक पेन होगा क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक आपको देखने को मिलेगा और लॉस ऑफ एपिटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इसीलिए मैं बोला हूं कि सिम्टम्स बहुत सारे और भी देखने को मिल सकते हैं, पर हम सिम्टम्स पे फोकस करने की बजाय बेसिकली जो एनसीईआरटी में है उन पे फोकस करेंगे, ज्यादा हमें नहीं याद। क्या क्या हो सकता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे इंटेस्टाइन में, एंड डेथ मे अकर इन सीवियर केसेस। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय, किससे कंफर्म किया जा सकता है, टेस्ट कौन सा है, विडाल टेस्ट। और बहुत बार मैं आपको बता चुका कि बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा है, तो टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। ये आपको याद होता है, आई गेस ये सबको याद रहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो सबको ये आइडिया रहता है कि टाइफाइड टेस्ट कौन सी बात करेंगे। एक क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलोन, किसकी बात करेंगे हम, मैरी मेलोन की
निकनेम टाइफाइड मैरी। चाहो तो आप, मैं वही मेंशन कर देता हूं जब हमने टाइफाइड मेंशन किया है, तो अभी मेंशन कर लेंगे वहां पे भी, या फिर आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा इस चीज को। याद रहता है ये बच्चों को, इस तरह की इंफॉर्मेशन काफी कॉमनली याद रह जाती है और बहुत डिटेल में भी पढ़ते हैं कई बार, पर उतना डिटेल पढ़ने से बजाय हमें ऑब्जेक्टिव समझने की जरूरत है कि ये किस लिए दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है ताकि आपको ये आइडिया रहे कि इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, आपको अपने फूड और वाटर में हाइजीन को मेंटेन करना है। That of Mary Malone nicknamed Typhoid Mary is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier. कई सालों तक इन्होंने टाइफाइड कैरियर के जैसे काम किया और इनको कई बार क्वारंटाइन भी किया गया था। इनफैक्ट अपनी लाइफ के एंड तक इनको क्वारंटाइन में रहना पड़ा था। Who continued to spread typhoid for several years through the food and she prepared. क्लियर? तो यही बात की है मैंने। अब जैसे नेक्स्ट डिजीज है, मैं आपको अभी सिर्फ रीड करके बता देता हूं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। आपको एक आइडिया मिल गया है, आपको आगे की सारी डिजीज इसी पैटर्न में लिखनी है ताकि आप जितनी बार आपको उसको नोट डाउन करोगे याद करना इजी रहेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें लंबे टाइम तक रिटेन रखनी है। ठीक है, जैसे अब सेम पैटर्न की बात करें तो नेक्स्ट डिजीज जो दी गई है वो आपको न्यूमोनिया मेंशन की गई है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? पैथोजन। अब पैथोजन में यहाँ पे दो पैथोजन की बात करनी है। पहला चीज तो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कौन सा बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्टेफाइलो नहीं है, स्टेफाइलो की बात हमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाले एक्सपेरिमेंट में कर ली थी। और दूसरा बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, वो अलग चीज है। यहां हम न्यूमोनिया की बात करें जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। तो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। डिजीज कौन सी है? न्यूमोनिया। पैथोजन क्या हो गए आपके पास? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों बैक्टीरिया है। विच अफेक्ट, अफेक्टेड ऑर्गन की बात करेंगे तो क्या होगा? एल्वलाई। एल्वलाई क्या होती है आपको पता है? एयर फिल्ड सैक ऑफ द लंग्स। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन अब होगा क्या? डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। ये एल्वलाई में क्या होगा? फ्लूइड भर जाएगा। फ्लूइड भरने का मतलब बेसिकली जो म्यूकस होता है वो बहुत ज्यादा वाटरी हो जाएगा, उसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। As a result of infection, the alveoli get filled with, leading to the severe problems in respiration. The symptoms of pneumonia include, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? 4 सिम्टम्स की बात करेंगे। नहीं, एक्स्ट्रा सिम्टम्स याद करने की कोई जरूरत हमें नहीं होगी, हमें जो सिम्टम्स पूछे गए हैं सिर्फ उतने ही याद रखने। जैसे फीवर, चिल्स। चिल्स का मतलब ऐसे कपकपी लग के, ऐसे शिवर करके आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, दैट इज नोन एज चिल्स। कफ पता ही है हमें, और हेडेक। 4 सिम्टम्स लिखने हैं। इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में क्या होगा? इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगरनेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, क्योंकि टर्मिनल पार्ट्स पे आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी यहाँ बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन नहीं है तो उस वजह से आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। अब नेक्स्ट दिया गया है कि कैसे इंफेक्शन ट्रांसमिट होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ए हेल्दी person acquire the infection by inhaling the droplets or aerosols released by an infected person or even by sharing glasses or utensils with an infected person. इसके अलावा कौन कौन से डिजीजेस है देखिए, यहां मेंशन भी है जो हम डिस्कस कर रहे थे। डाइजेंट्री हमने लिखा है लिस्ट में, डाइजेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया are some of the other bacterial diseases in man. तो ये भी आपको याद रखना है। आपको क्या करना है आज? न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, एस्केरिस। मलेरिया अभी के लिए आप स्किप कर सकते हैं, मलेरिया में अलग से डिस्कस करेंगे एक पूरी क्लास में। इसके अलावा 4 डिजीजेस कौन कौन सी? अमीबियासिस, एस्केरियासिस, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड। उसी पैटर्न में नोट डाउन करनी है और एक बार उसको देखिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।